आई थिंक वो बड़ा अच्छा वो बात बताई शरद जी ने अबाउट द स्टार गेट एंड वो लाइक उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि क्या है क्या लाइक द वे आई एम लुकिंग एट दिस इज के जब हम ये अच्छी बात है कि रेवोल्यूशन आनी चाहिए, बट रेवोल्यूशन को इतना ड्रास्टिकली आना शायद कभी अच्छी बात नहीं होती, मतलब हमेशा अच्छी बात नहीं होती। इनफैक्ट मैंने ये माना है, अगर मैं रिसर्च करूं देखूं ये पिछले वो हिस्ट्री में, तो ये पता चलेगा कि जब भी एक रेवोल्यूशन आई है टू थ्रो आउट बैड एक्टर्स, इट हैज एक्चुअली क्रिएटेड इवन वर्स एक्टर्स। चाहे वो जार्स को निकाल के लेनिनिस्ट को लाए हों, या चाइना में जो पुराने वाले वो थे जो रूलर्स थे उनको निकाल के कम्युनिस्ट को लाए हों, इवन लाइक फ्रांस वगैरह में वो बड़ा वो लिमिटेड वो पॉजिटिव वो इम्पैक्ट रहा है। तो अगर उस तरह से देखें तो मैं चेंजेस आने जरूरी हैं, पर चेंजेस इतने ओवर्ट तरीके से सब कुछ उखाड़ के हैंडपंप की तरह जैसे सनी देओल करता है, वो करने की जरूरत नहीं है। द वे टू डू इट इज कीपिंग द सैंक्टिटी ऑफ डिप्लोमेसी एंड द गवर्नमेंट इंटैक्ट एंड देन ट्राइंग टू वर्क इट आउट। क्योंकि अगर मैं आज की मेरी न्यूज लेटर एक्चुअली वो ग्रीनलैंड के पूरे उस पे है परिप्रेक्ष्य पे। ग्रीनलैंड इज क्रिटिकल, इज क्रिटिकल टू द वर्ल्ड। वो लोग नहीं समझ रहे बिकॉज जितना वहां रेयर अर्थ मेटल्स हैं, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स आफ्टर चाइना, like after what like China has. So basically, एक तो रेयर अर्थ मेटल्स और दूसरा यूएस ऑलरेडी हैज नॉट जस्ट अ मिलिट्री बेस, उनके पास एक यूएस स्पेस कमांड बेस है। मतलब सिर्फ जो अर्थ में होता है वो ही नहीं वो मॉनिटर करते हैं, वो इवन सर्वेलेंस दे डू फॉर स्पेस एज वेल। सो इट इज वेरी क्रिटिकल, दे ऑलरेडी हैव द बेस। ऊपर से जिस तरह की टेंशन्स चल रही हैं, जैसे मैं बार बार आर्कटिक सर्कल बोलता रहता हूं, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन, तो ग्रीनलैंड एक्चुअली बिकम्स अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर दैट। और उसमें उसको थ्रेटन करने की जरूरत नहीं थी। जो वहां काम चल रहा था ऑलरेडी, सी ऐसा नहीं, वो जो एस्टैब्लिशमेंट है बाइडेन की या किसी और की, वो कैसे भी वो काम करे, पर पीछे के जो लोग थे जो पीछे काम कर रहे थे, द मिलिट्री एंड ऑल दैट, दे हैड सर्टेन गोल्स इन माइंड। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के गोल उससे अलग हो गए। ट्रम्प के गोल वही है जो वो पहले वो मिलिट्री का था कि विल टेक ओवर, लाइक विल कंट्रोल द लैंड एंड द स्ट्रेटेजिक स्पेस विद इन ग्रीनलैंड। ट्रम्प का ज्यादा ओवर्ट है कि हम ग्रीनलैंड को उठा लेंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि द मैनर इन विच इट इज बीइंग डन इज क्रिएटिंग बैड ब्लड। वो एक तरह का रिपरकशंस होंगे वापस, और वही हो रहा है कि वो दुनिया जो है, यूरोप जो है, वो ये कह रहा है कि बॉस ये तो हमारा ये एनेक्सेशन पे आ गया है, तो वो चाइना और इंडिया की तरफ ज्यादा जाएंगे। चाइना की तरफ जाने का मतलब ये है कि द ऑप्शंस फॉर यूएस विल बिकम लेस। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट टू सजेस्ट के वो हैमर और वो फावड़ा लाने की जरूरत नहीं है, स्कैल्पल से काम होता है। क्या बात करिए स्कैल्पल की। तो संक्रांत जी, शिकागो ओहेयर सॉरी डल्लेस वॉशिंगटन डीसी का एयरपोर्ट का नाम अभी डोनाल्ड जे ट्रम्प एयरपोर्ट होने वाला है। मतलब योगी जी ने पूरा सिखा दिया है ट्रम्प को। कल हमको हमारे चैनल पर डिस्कस किया अमेरिका क्या सिखा रहा है भारत को, हम बोल रहे हैं आज भारत क्या सिखा रहा है अमेरिका को, सबके नाम बदल रहे हैं। मैं तो हथौड़े से खुश हूं। अभी देश जी कह रहे हैं कि हथौड़े में प्रॉब्लम है, लेकिन पॉपकॉर्न जब लेकर बैठा हो आदमी तो थोड़ी एक्शन मूवी अच्छी लगती है।
तो इसलिए मैं पॉपकॉर्न लेके बैठा हुआ हूँ, रोज लॉग इन करके एक्स के ऊपर देखता हूँ कि आज क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो गया भाई, जरा पॉपकॉर्न तो खिलाओ, जरा देखते हैं आगे क्या होता है। तो काफी आनंद आ रहा है। जो देश जी कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। देश जी का तो मैं कैसे कोई कुछ काट करूंगा, स्पेशली जो फॉरेन इश्यूज हैं उसके ऊपर। लेकिन ट्रम्प का एक नेगोशिएटिंग स्टाइल है, थोड़ा क्रैश ओल्ड स्टाइल बिजनेस नेगोशिएटिंग स्टाइल है। जैसे हम यहाँ पर वो जाते हैं ना सरोजनी मार्केट में, तो वहां पे जब कोई कोई 1000 रुपए की चीज कहता है तो वो कहता है यार 200 की देगा। तो अरे पागल हो, अपन 1000 की बोल रहा हूँ, 200 की आप कुछ 900 बोलते मैं दे भी देता। नहीं नहीं 200 की देगा तो बोल, नहीं तो मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्यों बोल रहे हैं कि वो करे तो 1000 से 500 पे तो आ ही जाएगा ना 200 बोलोगे तो वो ट्रम्प का वो सब्जी मंडी वाला नेगोशिएटिंग स्टाइल है? वो पुरानी पुरानी सब्जी मंडी चलाता है, वो वैसे ही नेगोशिएटिंग स्टाइल है, उसी टाइप का बिजनेस है। तो वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से शुरू करेगा। और लास्ट टाइम भी उसने ऐसे कई टोटके से चले थे। एक्चुअली में कितने लैंड करते हैं फॉरेन में, फॉरेन इश्यूज के समय, वो देखना है। वैसे यूरोप के पास ज्यादा अभी दम नहीं है अपोज करने का, बिकॉज यूरोप इज ड्रिफ्टिंग, इट हैज नो एंकर राइट नाउ। आधा इस्लामियों ने पकड़ा हुआ है यूरोप, आधा चाइना उनकी बैंड बजा रहा है। रशिया को ये भालू बोलते रहते हैं, रशिया तो इनको कुछ कर भी नहीं रहा, चाइना इनकी बैंड बजा रहा है। और ऊपर से इस्लामी जो इमिग्रेशन है वो इनकी बैंड बजा रहे हैं। अमेरिका तो थोड़ा बहुत हल्ला मचाएगा। उनको कम से कम यूरोप को ये है कि थोड़ा झटका लगेगा और वो सोचेंगे व्हाट डू आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप। बिकॉज यूरोप अभी तक जैसे होता है ना वो ओवरग्रोन टीनेज पीएचडी स्कॉलर जो घर पे ही रह रहा है, जेएनयू टाइप का, 12 साल से पीएचडी चल रही है, पता नहीं है उसको क्या करना है। यूरोप की अभी स्थिति वो ही हो गई है, ठीक है। तो यूरोप अभी कंफ्यूज स्टेट में है, उसको पता नहीं वो पुराना इंपीरियल पावर है, नया प्रोग्रेसिव पावर है, या फाइनली इस्लामिक स्टेट है, क्या है वो। तो ट्रम्प की जो एक्शंस है they will cause Europe to rethink what it is and what it wants to be. तो आई थिंक वो ठीक है, वो चलता रहेगा सिलसिला, उसकी मेरे को ज्यादा चिंता नहीं है। जो ट्रम्प के डोमेस्टिक एक्शंस हैं वो काफी मजेदार हैं। और वो मजेदार इसलिए क्योंकि मैं वैसे एक जनरली मेरी लिबर्टेरियन अप्रोच है, यानी कि आई एम अ बिग एडवोकेट फॉर स्मॉल गवर्नमेंट। भारत में भी मैं ये कहता रहा हूँ, और भारत में भाजपा ने वैसे 10 साल में कुछ स्मॉल गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल काम नहीं किया, बल्कि बढ़ाई है जहां तक हो सकता है। तो उस एक्शन से मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज चांस है, वैसे भी भारत के लोग हमेशा वेस्ट को देखते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे आम आदमी हो। तो देखेंगे कि उन्होंने फेडरल ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से काबू किया है अमेरिका में, और भारत की ब्यूरोक्रेसी तो 10 गुना ज्यादा हावी है अमेरिका के कंपैरिजन में। अमेरिका तो फिर भी आप सोचोगे कि साइज ऑफ गवर्नमेंट कम है, और जबकि भारत में क्या तो इतनी ज्यादा लेयर्स हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी भी चलती नहीं है, सारा कुछ वहां पे। वहां भारत का जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की जरूरत है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा है। भारत में जो डोज की जरूरत है वो अमेरिका के डोज से भी हमको बहुत बड़ा, पूरा डोज के एक डॉगी से काम नहीं चलेगा, पूरे डॉगी पैक चाहिए भारत को। तो वो भारत को आवश्यकता है। तो इसके अंदर अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को ही देखो सिर्फ, तो उसके कुछ मेजर थीम्स हैं। एक मेजर थीम जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की है वो तो बॉर्डर की है। उसके अंदर उसने पहली बार आर्मी को बॉर्डर का वो दे दिया है, मिलिट्रीज रोल इन प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये उसने डिफाइन कर दिया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी का रोल आर्मी का भी रहेगा। उसके बाद जो असाइलम वाला जो था ना, जो जैसे मछली को कैच एंड रिलीज करते हैं, वो कैच एंड रिलीज पॉलिसी थी इनकी असाइलम की, कि कोई भी असाइलम मांगने आए उसको ठप्पा लगा के अमेरिका में डेट दे दो कि तुम्हारी असाइलम की तारीख ये लग गई है, और उसके बाद उसे अमेरिका में ले लो। यानी कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जस्ट कह के कि हमको असाइलम चाहिए, इवन दो असाइलम की कोई उनका क्लेम वैलिडेट नहीं हुआ है, वो अमेरिका में पहुंच गए थे। तो वो उसने पॉलिसी को
बंद कर दिया है असाइलम वाली पॉलिसी को। और उसके बाद जो पूरा ये रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम, नेशनल इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर किया सदर्न बॉर्डर के ऊपर। तो ये एक पूरा का पूरा जो इलीगल इमिग्रेशन का रोकने का है, ये बहुत बड़ा एकदम कदम लिया है। दूसरा जो इन्होंने काम किया है वो ब्यूरोक्रेसी को कर्ब करने का है। बल्कि आज उसने ये भी बोल दिया कि जो IRS एजेंट्स है, बहुत ज्यादा 88,000 IRS एजेंट बाइडेन के टाइम हायर हो गए। अब उनका क्या करेंगे इन सब लोगों का? इन सबको बॉर्डर पे भेज देते हैं, क्योंकि IRS को तो हमको छोटा करना है, कम करने की जरूरत है। तो वो सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेसी को कर्ब करने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी को आराम से फायर कर सके, वो उन्होंने एक प्लान बना लिया है। सारे ब्यूरोक्रेट, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को का वर्क फ्रॉम होम जो है वो उन्होंने काट दिया है। तो एक पूरे सेट ऑफ एक्शंस हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी को कर्ब करने हैं। उसमें कुछ डीप स्टेट की और भी ब्यूरोक्रेसी थी जो सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करती थी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला भी इन्होंने इशू रेज किया है कि सरकार का कोई काम नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच से इंटरफियर करने का। और तो वो एक सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है। फाइनली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि वो सिर्फ प्राइड रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। प्राइड वो नहीं जो प्राइड बन गई है, LGBTQ की नहीं बात कर रहा मैं। प्राइड का मतलब अमेरिकन प्राइड, यानी कि उसमें आपको नाम, उसमें मेरे को लगता है सबसे जो सिरफिरे इसके अभी तक काम हुए हैं वो ये अमेरिकन प्राइड में हुए हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करने का कोई सिर पैर नहीं है। वैसे ही बहुत पुराना नाम है उसका इनिशियल नाम भी गल्फ ऑफ मेक्सिको था। माउंट मैकिंजी का भी आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज डेनाली उसका पुराना नाम था। तो वो योगी जी वाला काम नहीं बल्कि उल्टा काम है, बिकॉज हम तो काम कर रहे थे कि जो इन्वेडर्स ने नाम रखा है उनको इंडिजिनस नामों पे बदलो, और इसने वापस जो इंडिजिनस नाम को इन्वेडर्स ने चेंज किया था उसको वापस उसने इन्वेडर वाले नाम रख दिए जो रिवर्ट हुए थे। तो कुछ है उसके ऐसे एक्शंस है, पर बाय एंड लार्ज ये तो मैं थोड़ा सन के एक्शंस को है, और उसका कुछ ज्यादा वैसे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नाम ये बहुत सिंबॉलिक सी चीज होती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्टोर करना, ब्यूरोक्रेसी को कर्ब करना, और बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना। और वैसे उन्होंने कुछ कैंपस के लिए भी ये इमिग्रेशन रिलेटेड किया है। आप लोगों ने देखा नहीं देखा कि पैलेस्टीन, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता पाया गया, और हमास इज द डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट करता पाया गया, तो वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिसके कारण पूरा जो ये रिवर टू द सी क्राउड है वो ढूंढ रहा है कि कौन सी रिवर और कौन सी सी में उसको फेंका जाएगा। तो वो सब भी चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, काफी ऐसे करके आया है कि मैं 2 दिन के अंदर ही सारे रिफॉर्म्स कर दूंगा। पॉपकॉर्न रखिए, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या।